Einstein used the quantum theory given by the Planck to explain this photoelectric effect. And what is the meaning of this quantum theory? Quantum means it is made by the word quanta. And we also discussed the quantization of charge, quantization of angular momentum. Okay, charge quantization chapter 1 में हमने start जब किया था चार्ज की प्रॉपर्टीज को, Q इक्वल्स टू एनी. फिर हमने जो एटम वाला चैप्टर है उसमें भी हम इसको यूज लेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है. यहाँ भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें यानी एनर्जी को क्वांटाइज्ड करेंगे. क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कि अगर इसका सिग्निफिकेंस कहूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑल पॉसिबल वैल्यूज को न ले पाना, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होना किसी एक गिवन थिंग का या गिवन वैल्यू का, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. एक पैकेट्स की बात होती है जहाँ पर लूज वाला सिस्टम नहीं, लाइक जैसे पल्सेस जो होती हैं, एक तो डिजिटलाइजेशन, एक डिजिटल होता है और एक एनालॉग होता है. तो डिजिटल में तो क्या होता है, केवल नंबर्स या पल्सेस होती हैं, और एनालॉग में लाइक वेरिएशन होता है, कंटिन्यूटी होती है. डिजिटल में कंटिन्यूटी नहीं होती. तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर बात करें तो क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कि it will take the certain values in a fixed amount. clear? Integral multiple of something, it is the meaning of the quantized. so यहाँ पर इस क्वांटम थ्योरी का क्या मतलब है, यदि क्वांटम मैकेनिक्स की जो फाउंडेशन है वो प्लैंक ने दी थी. क्लियर? प्लैंक ने सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, फिर उस पर कई फिजिसिस्ट ने वर्क किया, क्योंकि 1900 जो ईयर था उससे पहले तक वेव थ्योरी और जो न्यूटोनियन थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, दैट वाज द फाइनल. बट जब कई ऐसे रिजल्ट्स हमारे सामने आए उस 1900 सेंचुरी में या 1900 ईयर में, उसके अराउंड, कि जहां हमें वो वेव थ्योरी को अप्लाई करना हमारे लिए, क्योंकि उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. जैसे अभी हमने 3 पॉइंट्स जो कॉन्ट्राडिक्शन के पढ़े थे, ऐसे ही एक कॉम्पटन्स इफेक्ट होता है, उसमें भी हम वेव थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने शुरू में इस चैप्टर के बताया था. ऐसे ही एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, तुमने 11th क्लास में ब्लैक बॉडी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूला और ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके साथ में थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मल का फिजिक्स के अंदर था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में. तो वो जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी की है उसको भी हम इस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट थे, तो नई थ्योरी डिजाइन करनी पड़ी. अब फिजिसिस्ट होते हैं ना, उनको रास्ता निकालना होता है, तो एक अगर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो कुछ और कॉन्सेप्ट ले लो. क्लियर? बट वो कॉन्सेप्ट भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे सारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि मेन चीज जो हमें दिख रही है वो है ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन को सेट करने के अकॉर्डिंग थ्योरी को डिजाइन किया जाता है. तो कई बार थ्योरी किसी चीज को डेवलप करती है जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, और कई बार हम रिजल्ट से हम थ्योरी को डिजाइन करते हैं. तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले रिजल्ट आए थे, उसके बाद में इसकी थ्योरी डिजाइन की गई. तो इस आइंस्टाइन ने इस पर वर्क किया और 1905 में उन्होंने इसके ऊपर फाइनल एक्सप्लेनेशन दिया कि ये चीज़ें अगर हम एज्यूम करें, ये अगर हम पॉस्टुलेट्स लेते हैं तो उस वे में हम इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो उनके क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे? सबसे पहला तो उन्होंने इस रेडिएशन को, जो अल्ट्रा वायलेट है या इंफ्रारेड है या जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी अलग अलग रेडिएशन की हम बात करते हैं, गामा रेडिएशन है, एक्स रेज एटसेट्रा, विजिबल है इवन, तो दीज आर नॉट ओनली द वेव, दे आर द स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, पार्टिकल्स इसमें हमें कंसिडर करना पड़ा. इसीलिए इस चैप्टर का नेम ही ड्यूअल, कि हमने अभी तक वेव थ्योरी हमें पता है, उसको हम चेंज करके यहाँ पार्टिकल थ्योरी लेंगे. तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स आर बेसिकली एनर्जी पैकेट्स. ओके, दे आर एनर्जी पैकेट्स. और उन पार्टिकल का नेम भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने दिया था, एंड इट्स नेम इज फोटोन. जो पार्टिकल उन्होंने लिया था, रेडिएशन जिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल से बनी है, उसका पार्टिकल का नेम है फोटोन. एंड दिस फोटोन इज नथिंग, इट इज जस्ट द एनर्जी पैकेट. If suppose nu is the frequency of this electromagnetic radiation, then the energy of this photon will be h nu, or we can say proportional to nu, और proportionality sign में constant आता है h, and h is the Planck's constant. Okay, h का जो नेम है, its name is Planck's constant. Okay, and its value is 6.626 10 to the power minus 34 joule into second. तो ये एक कांस्टेंट होता है जिसको हम फिजिकल कांस्टेंट कह सकते हैं. तो एनर्जी ई जो होगी वो एच न्यू होगी. अब ये एक फोटोन, इसके मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग बताऊं तो एक फोटोन जो है वो एक मेटल के एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा. ओके, नॉट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन फोटोन विल इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, and it is completely absorbed by that electron.
क्लियर। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी है ना, एक तरह से एनर्जी पैकेट है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो इसमें होगी वो कंजर्व होगी, एक तरह का कोलिजन कह सकता हूँ जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। क्लियर। तो एक इलास्टिक कोलिजन हो गया एक तरह का इलेक्ट्रॉन और फोटोन का, और उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, और फोटोन इलेक्ट्रॉन जो है उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो इट विल यूटिलाइज दिस एनर्जी इन टू पार्ट। First part, to escape or to liberate it from the surface of matter, that is equals to work done, work function। work function भी एक मिनिमम एनर्जी होती है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करते हैं या फ्री करते हैं मेटल से। so that total energy h nu will be utilized in the liberation from the metal surface, and then the remaining जो एनर्जी है h nu minus this work function, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उसको भी हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, क्योंकि जो भी बची हुई है वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो एच न्यू विल बी इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज इमिटेड फ्रॉम द मैटर, एंड दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन एंड कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसी को हम फिर कन्वर्ट कर देंगे आगे, वर्क फंक्शन को हम लिखेंगे एच न्यू नॉट की टर्म में, और फिर न्यू नॉट की टर्म में हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स टेकन बाय द आइंस्टाइन टू एक्सप्लेन, और इसी एक इक्वेशन की वजह से 1921 में इस इक्वेशन से और कुछ उनके और एक्सप्लेनेशन से हम सारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। सो फर्स्ट राइट डाउन द आइंस्टाइन used Planck's quantum theory to explain photoelectric effect in 1905. According to him, the radiation consists of stream of particles called photons। इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को जो नेम है वो भी आइंस्टाइन ने दिया है, फोटॉन्स। ओके, these photons are energy packets, like energy packets। okay, क्योंकि रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, रेस्ट मास रेडिएशन का जीरो रहता है, तो फोटोन का भी रेस्ट मास जो होगा ना, आगे हम डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे कि इसका रेस्ट मास जीरो रहेगा फोटोन का। क्लियर। सो दीज फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स। if nu is the frequency of radiation, then energy of each photon will be E equals to h nu। each photon की ये एनर्जी है E equals to h nu। remember this equation, nu के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and here h is Planck's constant। h is Planck's constant, इसकी जो वैल्यू होती है 6.626 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड। 6.62 से भी याद रखते हैं जनरली इसको, जूल इंटू सेकेंड में इसकी यूनिट होती है। दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ interaction of one photon with one electron, and this photon absorbed by
इलेक्ट्रॉन, यानी ये एनर्जी जो है फोटोन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. तो फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. The total energy h nu of photon is utilized in two part. Utilized in two parts by the electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटोन की जो एनर्जी है उसको दो पार्ट में यूज करता है. फर्स्ट पार्ट इज टू लिबरेट फ्रॉम मेटल, जिसको हम कह सकते हैं एज वर्क फंक्शन. W नॉट हम इसको लिख सकते हैं. वर्क फंक्शन की एक एनर्जी होती है. क्लियर? जिसको हम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप वन इलेक्ट्रॉन या टू लिबरेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. मैंने डेफिनेशन शुरू में बताई थी. एंड द सेकेंड वन इज टू द रिमेनिंग एनर्जी, जिसको हम लिखेंगे h न्यू माइनस W नॉट. ठीक है, ये जो एनर्जी थी h न्यू थी, इसकी टोटल एनर्जी फोटोन की विल converted into maximum kinetic energy of electron, जो कि अब उससे लिबरेट हो चुका है. Hence इक्वेशन क्या बनाएंगे हम, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस W नॉट. एक तो यही इक्वेशन है. अब अगर हम यहाँ पर W नॉट को फाइंड करें तो इफ वी से दैट न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आकर रुक जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ना उसकी आफ्टर लिबरेशन या आफ्टर इमिशन फ्रॉम द मेटल. तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. तो न्यू अगर न्यू नॉट है तो दिस विल बी जीरो, तो W नॉट विल बी h न्यू नॉट. इसी इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं. क्लियर? तो उसको मैं यहां पर नोट कर रहा हूं कि when न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हाफ mv max स्क्वायर विल बी जीरो. एंड इफ इट इज जीरो देन वी कैन राइट W नॉट इक्वल्स टू h न्यू नॉट, and the equation above will be written as half mv max square equals to h nu minus h nu naught, or if we take h common then it will be nu minus nu naught. So this is called Einstein's photoelectric equation. Now we are going to explain all the results of this photoelectric effect with the help of the Einstein's photoelectric equation, which we derived right now. So the equation given by the Einstein was K max, which is half mv max square, is h nu minus nu naught. Nu naught is the threshold frequency, nu is the any frequency of the radiation, incident radiation we can say. And E V naught के भी equal होता है, and this V naught is what? It is the stopping potential. So the experimental results are intensity versus current, linear curve, voltage versus current for constant nu and constant intensity. The single curve will be this one, and if we change the intensity, the various curves are like this one. Current saturated change हो जाती है but stopping potential same रहता है. And the fourth one जहाँ हम intensity constant रख के frequency को change करते हैं, तो in that situation the stopping potential increases with the frequency, and the stopping potential versus this frequency, if we draw this curve, stopping potential versus frequency, then it is the straight line for a given metal which intersect on x and y axis. So first of all, the first thing which we introduce here, that the frequency
of the radiation is directly proportional to the energy of the radiation. And second thing which is important here, that is number of photons are proportional to depends on directly depends on, we can say, on the intensity of the radiation. मीन्स अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स जो किसी गिवन सरफेस पर इंसिडेंट होंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में. So we are increasing the number of photons basically when we are increasing the intensity. यानी इंटेंसिटी का रिलेशन नंबर ऑफ फोटॉन्स से है, और जो एनर्जी है दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स. क्लियर? फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का रिलेशन है. देखो वो यहां से दिख रहा है, जो एनर्जी है टोटल ये इलेक्ट्रॉन की है. वैसे अगर फोटॉन की एनर्जी कहूं तो E इक्वल्स टू h न्यू. Kmax is basically the energy of the electrons which are emitted from the from the metal surface during this photoelectric effect. So अगर हम फोटॉन की एनर्जी लिखते हैं तो फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? E equals to h न्यू. तो if we increase the frequency then the energy of photons increases. क्लियर? तो ये दो पॉइंट यहाँ पर हमें मेनली ध्यान रखने हैं और उसी से हम इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे. अब एक और पॉइंट, यहाँ करंट सैचुरेट क्यों हो जाती है? बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं दे ऑल आर कलेक्टेड पर सेकेंड. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं दे ऑल आर कलेक्टेड पर सेकेंड बाय द एनोड. तो उस सिचुएशन में करंट सैचुरेट हो जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रफली एग्जाम्पल लूँ, लाइक 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, मैं इसको एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये. तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिंग पर सेकेंड बाय दिस एनोड. सो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो हम फोटॉन का नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे, नहीं फोटॉन की एनर्जी बढ़ा रहे. तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उनका भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब होता है तो उसका भी नंबर चेंज नहीं होगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एनोड पर सेकेंड विल बी कांस्टेंट. And that's why the amount of charge per second is also constant and means the current is constant. Clear? तो एक sufficient anode voltage पर जो कि पॉजिटिव है वहां करंट सैचुरेट हो जाती है. जीरो पर करंट क्यों मिलती है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटिंग हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. तो उसके पास जब काइनेटिक एनर्जी होगी तब वो मूव करेगा. तो विदाउट अट्रैक्शन ऑफ दिस एनोड इट विल इंसिडेंट ऑन दिस एनोड एंड कलेक्टेड बाय द एनोड एंड हेंस द करंट विल फ्लो थ्रू द वायर. So that is the reason why we get the current in absence of the potential on this anode with respect to cathode. Clear? So this is the this is the explanation of the zero voltage current, yani current at the zero potential difference. Similarly, what is the meaning of stopping potential? As we increase this negative, अब इस रीजन में जब आ गए हम तो एनोड नेगेटिव हो गया ना. मैंने बताया था इसके टर्मिनल को हम इंटरचेंज कर देते हैं, लाइक एक्स की तरह इसको चेंज कर देंगे. तो यहाँ एनोड नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा इट विल स्टार्ट रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग. तो मोर द नेगेटिव मोर विल बी द रिपल्शन and hence the number of electron reaching the anode will decrease. Clear? As we increase this negative voltage, the repulsion will increase between this electron and this negative potential plate, and if the repulsion increase then the current are stopped, more electrons are stopped, and if more electrons are stopped then current will decrease. अमाउंट ऑफ चार्ज जो पर सेकेंड चल रहा था या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर सेकेंड कलेक्ट हो रहे थे एनोड से वो चेंज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. और उसके डिक्रीज होने से यहाँ पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है और एक पर्टिकुलर सफिशिएंट नेगेटिव वोल्टेज पर करंट जीरो हो जाती है. उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल VO से लिखते हैं. एंड दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. उन इलेक्ट्रॉन को ये स्टॉप करता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. उससे पहले जो उससे कम एनर्जी वाले हैं वो तो उससे लेस वोल्टेज पर ही स्टॉप हो जाते हैं. क्लियर? इसीलिए करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम के साथ. तो ये कर्व में सैचुरेट क्यों होना, जीरो क्यों मिलना और स्टॉप क्यों होना, ये रीजन ध्यान रखना. अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस करंट की. तो जैसे मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पर.
Clear? So if we are increasing the intensity in this curve, if we are increasing the intensity, the number of photons increases in the radiation, and since one photon interact with the one electron, so number of electron will also increase. अगर एक photons का number हम बढ़ा रहे हैं तो electron का number भी बढ़ेगा obviously, and if the electrons number are increasing, then what will happen, the amount of charge reaching to that anode or flowing through the wire with per unit time will also increase. और अगर amount of charge increase हो रहा है इलेक्ट्रॉन के increase होने से, तो obvious है current increase होगी. क्लियर? तो इसका करंट का इंटेंसिटी के साथ में जो ये वेरिएशन होता है ये लीनियर होता है. Intensity zero, current zero, intensity increases, in current also increases linearly because the number of photons increases linearly with the intensity, we can say. Okay, so ये कर्व का एक्सप्लेनेशन हो गया. देन मूव टू दिस वन कर्व कि why इंटेंसिटी इंक्रीज होने से करंट की सैचुरेशन वैल्यू बढ़ती है. तो वो मैंने यहाँ इसी रीजन में बता दिया कि करंट नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ रहे हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फाइनली वहां पहुंच रहा है, जैसे मैंने अभी 10 लाख का एग्जांपल दिया था, वो इंक्रीज हो जाएगा इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, फर्दर इंक्रीज द इंटेंसिटी. तो वो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया तो ऑब्वियस है कि करंट की सैचुरेशन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट डिपेंड किस पे करती है, जो चार्ज उस वायर में फ्लो हो रहा है, और चार्ज किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और इलेक्ट्रॉन्स किससे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी से बढ़ते हैं. क्लियर? तो इसलिए सैचुरेटेड वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाती है. स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों रहता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने पर एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज नहीं होती जो इमिट हो रहे हैं, या फोटोन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती इंटेंसिटी के साथ. तो इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो कि एक अगेंस्ट में स्टेटमेंट है वेव थ्योरी के. वेव थ्योरी तो ये कह रही थी कि इंटेंसिटी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा हमने फेलियर में स्टडी किया था. बट यहाँ पर अगर हम देखें तो एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. तो इसीलिए अभी भी जो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा है ना, इस तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का केवल नंबर बढ़ा है, अभी भी नंबर एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है ना वो उतनी ही है. द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल नॉट इंक्रीज विद इंटेंसिटी. क्लियर? तो इट इज रिमेन्स सेम, तो वो उतनी है ना, तो उस सिचुएशन में वहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो नंबर चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी उसकी उतनी रहेगी, एनर्जी उतनी रहेगी, अभी भी सेम पोटेंशियल पर उन इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया जाएगा. ओके, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ चेंज नहीं होता, बिकॉज उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है. क्लियर? तो एक बार यहां तक लिखते हैं, फिर इसको मैं आगे और बताऊंगा. एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, सारा एक साथ याद नहीं रहेगा. ओके, चलो तो इसको अपन नोट करते हैं. एक सब हेडिंग लगा सकते हो, एक्सप्लेनेशन. क्लियर? एक्सप्लेनेशन. द फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ फोटॉन्स in radiation depends on the intensity of radiation. More the intensity, more will be, more the intensity, more will be the number of photons. Clear? Since one photon interact with one electron, since one photon absorbed by, absorbed लिख सकते हो, interact लिख सकते हो, एक ही बात है, absorbed by one electron only, so number of electrons increases. क्लियर? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ चार्ज per unit time
अब इसी को एक्चुअल में करंट कह देते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम रीचिंग टू एनोड, रीचिंग टू एनोड इंक्रीज, दैट इज आई इंक्रीज। तो करंट जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन, क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं किस कारण, नंबर ऑफ फोटॉन्स के इंक्रीज होने से, और फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं इंटेंसिटी में इंक्रीज होने से, क्लियर। सो एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो देखो ध्यान देना, अगर हम कहें कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस देन इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रेडिएशन में है वो इंक्रीज होंगे इन रेडिएशन। फोटॉन्स किस में होते हैं, रेडिएशन में, और नंबर ऑफ रेडिएशन अगर फोटॉन्स अगर इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज है। और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से करंट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम लिखूं तो उससे अच्छा मैं करंट ही लिख देता हूं, करंट इंक्रीजेस, जो फर्स्ट कर्व था, क्लियर। ऑल्सो इस करंट को भी हम देखो क्या लिख सकते हैं, ये भी, ये तो ये करंट हो गई। ऑल्सो द सैचुरेटेड करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, जो सैचुरेटेड करंट है कि जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या सारे इलेक्ट्रॉन्स जब वहां पहुंच जाते हैं तो उसको सैचुरेटेड वैल्यू बोलते हैं करंट की। तो ऑल्सो with intensity saturated current increase due to same reason, इसी रीजन से सैचुरेशन जो करंट है वो इंक्रीज होती है इन दिस कर्व, क्लियर। कर्व का रेफरेंस दे सकते हो फिगर 1 2 3 4 5, तो इसको कर्व नंबर 3 लिख देना और यहां पर कर्व नंबर 1 लिख देना इस फ्लो चार्ट के लिए, ओके। सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। द एनर्जी ऑफ photons and hence the photoelectrons is directly proportional to the frequency of radiation, देखो एक तो हमने लिखा था कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू, और उससे हमने लिख लिया था E इक्वल्स टू एच न्यू, ये तो किसके लिए है, फोटॉन्स के लिए। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ईच फोटोन हमने कहा था दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इवन, और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम कहें तो k मैक्स की वैल्यू भी किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। वैसे यहाँ एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट आएगा, बट हम उसको भी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग न्यू के प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो ये जो है k मैक्स, ये कितना आता है, इट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन। So in the both cases we can say that it is directly proportional to the nu, clear। और nu के अगर proportional है तो as we increase the frequency the kinetic energy, maximum kinetic energy will increase, और this maximum kinetic energy increase होगी तो stopping potential increase हो जाएगा ना, क्योंकि stopping potential किन इलेक्ट्रॉन को stop करता है, जो maximum kinetic energy के होते हैं, क्लियर। सो इन दिस सिचुएशन में ये पॉइंट कई बार इसको बोल चुका हूँ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर स्टॉप करते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं, हैंस या देयरफॉर ऐसे लिख लो, देयरफॉर एज न्यू इंक्रीज, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम जो एनर्जी है फोटोन की E इक्वल्स टू एच न्यू इंक्रीज होगी। E इक्वल्स टू एच न्यू अगर इंक्रीज होती है तो उस सिचुएशन में K मैक्स इंक्रीज होगा, और K मैक्स अगर इंक्रीज होता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, V नॉट जिसको हम कह रहे हैं,
clear? But in this case the saturation value of current will not increase. In this case the saturation value of current will not increase. But देखो ये वेरिएशन यहाँ मैंने शो किया है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ये हमने कहा था न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 तीन फ्रीक्वेंसीज पर, एक हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे। सो ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है तो उसके लिए वो पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी हाईएस्ट होता है। So as we increase the frequency, the stopping potential increases. तो ये वेरिएशन यहाँ हमने शो किया है, clear, in this curve. But here number of photons remains same. So the saturated current will not change. ठीक है, सैचुरेटेड करंट जो है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक फर्स्ट पॉइंट जो था ना उसमें भी एक लाइन लास्ट में ऐड कर लेना, मैं यहां लिख रहा हूं ऐड इन पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा था, जैसे ये सेकंड है ना, उसमें हमने ये तो बता दिया था कि इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट क्यों बढ़ती है, बट एक और पॉइंट वहां लिख सकते हो कि एज द इंटेंसिटी डू नॉट इंक्रीज द के मैक्स सो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। क्लियर? तो एक लाइन उसमें ऐड कर लेना, एज द इंटेंसिटी डू नॉट इंक्रीज द के मैक्स सो द वी नॉट रिमेन्स सेम। वहां पर वी नॉट क्यों नहीं से इंक्रीज होता है या सेम क्यों रहता है, या रिमेन्स कांस्टेंट वी कैन से, या डू नॉट चेंज वी कैन से। तो उसका रीजन ये है कि वहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज एज द इंटेंसिटी डू नॉट इंक्रीज द के मैक्स, यानी इंटेंसिटी के मैक्स को नहीं इंक्रीज करती है, ये मीनिंग है इसका, एंड सो वी नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? ये उस फर्स्ट पॉइंट में ऐड कर देना कि ये कांस्टेंट क्यों रहता है, ये तो हमने बता दिया था ये इंक्रीज क्यों होता है, और इसमें हमने ये बता दिया कि ये वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट अगर रहेंगे तो वहां पर करंट की सैचुरेटेड वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एनोड तक पहुंचेंगे। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। और देखो इसी से इसका कर्व भी आ जाता है, द फोर्थ कर्व। जैसे ये दोनों हम एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे ही ये दोनों कर्व भी एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने लिखा ना लीनियरली इंक्रीज होती है, तो न्यू और वी नॉट का जो कर्व है वो न्यू और वी नॉट हमने लिखा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो ये इंक्रीज होने पर ये इंक्रीज हो रहा है और इसका वाइस वर्सा भी होगा, तो इसलिए हमें ये कर्व कुछ इस तरह का ऑब्टेन हो जाएगा। तो दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, और उसको हम आगे और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे टू डिटरमाइन द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन मैटर। ओके, सो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Then third point which we are going to discuss is about the threshold frequency. Classical mechanics के पास में कोई रीजन नहीं था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज होती है, बट हम क्वांटम मैकेनिकली ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब देखो तुमने मैकेनिक्स में 11th मैकेनिक्स में हमने कई जगह देखा है कि किसी भी सिस्टम अगर वो इन मोशन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर एंड एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इफ वी जो वेलोसिटी है वो अगर नेगेटिव भी है डायरेक्शन वाइज तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। So for the motion it is compulsory that the kinetic energy should be positive. Okay, otherwise the motion will not take place. Similarly here also we will discuss that point number 3 कि if we can take nu is less than nu naught, अगर मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो nu naught से भी कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है, तो what will happen, then this h nu minus nu naught will be negative, क्योंकि ये वैल्यू हाई है ना इससे या ये लेस है इससे, तो दिस डिफरेंस विल बी व्हाट, इट इज नेगेटिव, h is a constant which is positive constant. So in this way and therefore we can say k max is negative, but that is not possible, this is not possible. So this is the reason that
काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट दिस कंडीशन जो हमने ली है न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, ये नहीं हो सकता फॉर द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और फॉर दिस प्रोसेस और फिनोमेना टू टेक्स प्लेस फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के इमिशन का जो ये प्रोसेस है या फिनोमेना है, इसके लिए इसका न्यू का ग्रेटर या इक्वल होना जरूरी है। तो देखो अगर न्यू नॉट से भी कम, न्यू नॉट क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है जहां इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी आएगी कि वो जस्ट बाहर निकल के रुक जाए। मीन्स जब न्यू नॉट के इक्वल होता है तो के मैक्स जीरो हो जाएगा ना, ये डिफरेंस जीरो आ गया तो के मैक्स जीरो आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट तो हो जाएगा बट इट विल नॉट मूव आफ्टर दिस इमिशन, clear? And if nu is greater than nu naught, then electron will also have या possess some kinetic energy after the emission from this matter, clear? What this is the meaning. And if you provide the energy less than work function, न्यू नॉट से भी अगर न्यू कम है, न्यू अगर लेस है तो एच न्यू भी लेस होगा ना, तो वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी तो चाहिए वर्क फंक्शन जितनी, जिससे कि वो उस सरफेस को क्रॉस करके बाहर आ सके, ओके, या लिबरेट हो सके फ्रॉम द मैटर। So this concept tells us that there should be the minimum frequency for this process photoelectric effect, okay, to happen or to take place. So hence the photoelectric effect not possible at frequencies less than nu naught, at frequencies less than न्यू नॉट। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये एक्सप्लेन करती है कि हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी पर, यानी रेडियो या लो फ्रीक्वेंसीज पर स्पेशली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, क्लियर? तो इसको थर्ड पॉइंट हम कहेंगे। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि टाइम लैग के बारे में, क्लियर? क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि ये कोलिजन है ना। आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें ये बोला था कि इट इज द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। और तुम्हें पता है कोलिजन में जो टाइम टेकन है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एक सेकेंड का भी बहुत स्मॉल टाइम, जैसे हम बॉल को भी वॉल पे थ्रो करते हैं तो वो टाइम जिस समय बॉल और वॉल कांटेक्ट में थे, ठीक है, उसको टाइम ऑफ कोलिजन कहते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्लियर? सिमिलरली अगर यहाँ फोटोन इलेक्ट्रॉन का भी कोलिजन होगा तो ये भी इलास्टिक कोलिजन है जिसमें टोटल एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है, तो और मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है हर टाइप के कोलिजन में। तो उस सिचुएशन में यहाँ जो कोलिजन का टाइम है वो नैनो सेकेंड के ऑर्डर का होगा, यानी इमीडिएटली द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द फोटोन एंड यूटिलाइज इट्स एनर्जी इन द टू पार्ट, यानी एक वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज द इमीडिएट प्रोसेस बिकॉज इट इज द कोलिजन, एंड इन कोलिजन द टाइम टेकन इज वेरी लेस, क्लियर? सो इट इज प्रूव बाय दिस कोलिजन वे। तो इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे? सिंस दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, और कोलिजन भी कैसा? इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, in which the time taken, कोलिजन में जो जनरली टाइम टेकन है वो बहुत स्मॉल होता है, in which the time taken is negligible, hence no time lag between, no time lag for this process of फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लगेगा, ओके? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोर्थ पॉइंट। तो हमने देखो सारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। मैं फिर कह रहा हूँ ये और ये कर्व एक साथ एक ही पॉइंट से एक्सप्लेन हुआ है कि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। और ये जो पॉइंट है ये और ये हमने दोनों को एक साथ डिस्कस किया है कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी के साथ, उसका नंबर ऑफ फोटॉन से कोई रिलेशन नहीं होता, क्लियर? तो नंबर ऑफ फोटॉन इंटेंसिटी के साथ और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ,
क्लियर, इन दोनों का जो है रिलेशन ये ध्यान रखना। और ये कर्व जो था ये इसी के दो पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे। तो इसमें भी मैंने तीनों पॉइंट्स बता दिए कि जीरो क्यों होता है, जीरो वोल्टेज पे करंट क्यों मिलती है और सैचुरेट क्यों हो जाती है। क्लियर, तो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन all these three curves or all these five curves along with this time lag and threshold frequency concept given or as a result of this photoelectric effect. Clear, so take the screenshot fast. Now we discuss the how we measure this Planck constant and work function for a given metal with the help of this graph between stopping potential and frequency. Okay, so we draw here a curve between the frequency and the stopping potential. So how we obtain this curve or how we can write its equation for this curve. This curve is obtained by the equation we know. What is the equation? The equation is K max को हमने क्या लिखा था, इट इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ई वी नॉट एंड ई वी नॉट इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और उसमें हमने सिर्फ ई वी नॉट को साथ में ऐड किया है क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगी, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। So in this case if we take these two terms, क्योंकि हमें V नॉट और न्यू में कर्व ड्रॉ करना है, तो to draw this curve we can write this as V नॉट equals to H upon E times of न्यू and minus H upon E times of न्यू and minus E को अगर इधर डिवाइड कर दूं मैं तो क्या हो गया, H न्यू नॉट अपॉन E। Can we write this? H nu naught upon E, or we can write as H upon E times of nu plus इसको मैं minus WO upon E लिख सकता हूँ ना, because this WO is what? This is the work function. This is H nu naught. इसको हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने इस इक्वेशन को लिखा था। So look about this equation, है ना? From this equation we can say it is similar to the y equals to mx plus c. It is this equation is similar to the equation y equals to mx plus c, and you know this is the equation of the straight line. This is the equation of the straight line. So if we take v naught on the y axis, clear, and nu on the x axis, then the curve will be straight line, but it will not pass through the origin. Origin से ये pass नहीं होगी, तो यह इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ करेगी उसको अगर हम फाइंड करें, इट इज सिमिलर टू इक्वेशन y equals to mx. Therefore the VO versus nu curve will be straight line. ठीक है, it will be straight line. ST dot का मीनिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट से है यहाँ पर। Okay, so therefore this curve will be what? It is straight line curve, and at where it will intersect? Here it will intersect on x and y axis, यानी v naught and nu axis, as कहां पर करेगा? देखो फर्स्ट केस लेते हैं, on v naught axis nu क्या होगा? न्यू विल बी जीरो। वी नॉट एक्सिस पर ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर न्यू को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो न्यू को जीरो करोगे तो वी नॉट क्या मिलेगा, दिस वी नॉट विल बी माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। क्लियर, अगर हम इसको जीरो कर दें तो वी नॉट क्या होगा, माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, यानी यहाँ नेगेटिव में, ये तो जीरो वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव में कहीं ये इंटरसेक्ट करेगी, ये जो कहीं पर वैल्यू अगर हम यहाँ पर मेंशन करें। क्या सपोज मैं इस लाइन को ड्रॉ कर ही देता हूं, अगर मैं इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूं फॉर द गिवन मेटल, तो हियर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हियर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, एंड ये हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन की वैल्यू मिलेगी माइनस डब्ल्यू ओ अपॉन ई या डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। क्लियर, सेकेंड थिंग, ऑन
न्यू एक्सिस यानी कि जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है वहां पर देखो VO 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एक्सिस की बात करते हैं, इसकी यूनिट भी हम ले सकते हैं वोल्ट और इसकी यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है। सो V नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसमें V नॉट को 0 करो तो H अपॉन E न्यू किसके इक्वल होगा? H अपॉन E टाइम्स ऑफ न्यू, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस W नॉट अपॉन E। देखो E से E तो हो गया कैंसिल, और इसको भी मैं देखो H न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? H न्यू नॉट लिख सकते हैं ना। क्लियर? अच्छा, ये इक्वल साइन नहीं आएगा जब हम इसको उधर शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? देखो सॉरी, ये तो सही है, ये तो नेगेटिव रहेगा। यहां पर मैं अगर बात करूं तो ये जब इसको 0 कर दिया ना तो ये इधर शिफ्ट हुआ ना, तो ये माइनस का प्लस हो गया, तो हियर इट विल बी पॉजिटिव, इट विल नॉट बी नेगेटिव। सो दिस नेगेटिव साइन विल नॉट कम हियर। सो H से H भी देखो कैंसिल होके न्यू क्या मिल गया? न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट। क्लियर? दिस न्यू विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट। सो अगर हम इस न्यू को न्यू नॉट के इक्वल कर दें तो उस सिचुएशन में ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट कर रही है? न्यू नॉट पे, जिसको हमने पहले लिखा था जब हमने इस कर्व को ड्रॉ किया था, तब हमने इस बात को लिखा था कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? एट दिस न्यू नॉट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। क्लियर? तो वो हम यहाँ पर उस इंटरसेक्शन की वैल्यू से निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग, देखो अब ये अगर हमें y इंटरसेक्ट पता चल जाए तो उस y इंटरसेक्ट के मैग्नीट्यूड को e से मल्टीप्लाई कर दो तो वह फंक्शन आ जाएगा ना। भाई y इंटरसेक्ट क्या है यहाँ पर? माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या होगा? डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, और ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो डब्ल्यू नॉट आ जाएगा ना। तो इस कर्व से इसमें ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ भी रखा है एक दो बार कि अगर हमें एक ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ से हम कैसे वर्क फंक्शन और प्लैंक्स कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ से अगर हम देखें तो ये जो y इंटरसेक्ट है ना, यहाँ पर दो पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे। हियर द पॉइंट नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ y इंटरसेक्ट of line multiply by charge of electron, जिसको हम E से लिख रहे हैं, will gives us what? It will gives us work function। ये हमें वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा उस मेटल का, वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन मेटल। ये हम कर्व जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो किसी गिवन मेटल के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर गिवन मेटल। डिफरेंट मेटल्स के लिए ऑब्वियस है डिफरेंट लाइंस होगी जो कि पैरेलल होगी एक दूसरे के। तो फॉर द गिवन मेटल, सो रिमेंबर y इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव्स अस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। एंड द सेकंड पॉइंट व्हिच वी कैन फाइंड हियर, दैट x intersection will provide us the threshold frequency। Clear? The x intersect of line gives us threshold frequency न्यू नॉट वो हमें प्रोवाइड करेगा। और एक लास्ट थर्ड पॉइंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें? देखो यहाँ पर स्लोप क्या है, अगर मैं देखूं तो स्लोप किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? h अपॉन ई से। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप फाइंड कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन का? वी कंसीडर एनी टू पॉइंट, और इफ वी मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल हियर, तो लेट दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज c। so what will be the slope? The slope of this line will be equals to m, and that is equals to tan theta। लिखते हैं ना स्लोप को हम tan theta। थीटा क्या होता है? x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, this angle is theta, so slope is also equals to this tan theta। and if this slope is what, यहाँ पर ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? h upon e को, from this comparing these two equations। clear? So here the slope is h upon e, so we can write this h is what? It is m into e। m क्या है यहाँ पर? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, this is the slope। so slope multiplied by charge of electron will gives us the Planck's constant।
क्लियर, m मास नहीं है, ध्यान रखना। तो जो यहाँ पर h आ रहा है वो m इंटू ई यानी स्लोप टाइम्स ऑफ दिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सो द थर्ड पॉइंट, द स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी कर्व कैसा है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव्स यू द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इट विल गिव्स यू द प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पर इस स्लोप को हम ऐसे भी लिख सकते, स्लोप इनटू दिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू h। और स्लोप होगा क्या, या तो इसको हम टेन थीटा इंटू ई लिख दें, e इंटू टेन थीटा, या हम ऐसे लिख सकते हैं e इंटू ए बी अपॉन, स्लोप क्या होगा, सॉरी ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी विल बी इक्वल्स टू द स्लोप। तो आपको अगर इस तरह की एक लाइन गिवन हो, उस लाइन से आपको एच कैलकुलेट करना है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है या वर्क फंक्शन, ये तीनों पॉइंट हम यहाँ इन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द फ्रॉम सिंपल इक्वेशन ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, और उसी को हमने रीअरेंज किया है, कंपेयर किया है y इक्वल्स टू mx प्लस c से, x और y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, उन इंटरसेक्ट की हेल्प से हम इन तीनों पॉइंट्स की और स्लोप की हेल्प से इन तीनों पॉइंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस वन, एनी डाउट नाउ यू कैन आस्क और टेक द स्क्रीनशॉट।